हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन एंड ग्रामर, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी। एक एक करके इंडिविजुअली टॉपिक्स को पिक करेंगे एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जब हम लोग लैंग्वेज एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन, ग्रामर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं लैंग्वेज एजुकेशन का, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में एंड बच्चे की प्रोफिशिएंसी डेवलप करने में। ठीक है, सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजीज फॉर टीचिंग ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अच्छे से एक एक ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजीज को कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है टीचिंग प्रोज। सो देखो, प्रोज बेसिकली जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो भी बच्चा यूज करता है या जो भी चीजें लिखता है, सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोज को पढ़ाने का, कि बच्चे का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो उसमें से आप कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें से आंसर दे पाओ, तो वो सारी चीजें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, वो अच्छा हो, आपकी वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज यूज अच्छी हो, एंड आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हों, एंड आपको एक एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन आए लिटरेचर के लिए या फिर जो अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स हैं उनके लिए। सो ये रीजन होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रोज पढ़ाने का। नाउ व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजीज। सबसे पहले है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट प्रोज टेक्स्ट दैट अलाइन विद द स्टूडेंट्स एज, इंटरेस्ट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल। आप क्या करोगे, आप जो अप्रोप्रिएट प्रोज टेक्स्ट होंगे, जो मतलब बच्चे के हिसाब से बने होंगे, बच्चे की एज, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोज बने होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की एज के साथ, इंटरेस्ट के साथ एंड प्रोफिशिएंसी लेवल के साथ अलाइन करने चाहिए। फिर है प्री रीडिंग एक्टिविटीज टू एक्टिवेट प्रायर नॉलेज एंड सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट। यानी आप क्या करोगे, आप एक्टिविटीज पहले से, जो मतलब होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज पढ़ने वाले होते हो उससे पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करनी। तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट कर दे, एंड आपका जो कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब किस तरह से हमें चीज़ों को देखना है, किस तरह से हम उसको सेट करना है, वो आपको पता चले। सो प्री रीडिंग एक्टिविटीज, ताकि आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो सेट हो जाए, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाए टेक्स्ट से रिलेटेड। एंड उसके बाद है गाइडेड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग। यानी कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे, जो भी आप टास्क दे रहे हैं उसके साथ ऐसी एक्सरसाइजेस देना जिससे बच्चे को कंटेंट समझ में आए और वो उसका मतलब निकाल सके। ठीक है, फिर जब उसने रीडिंग कर ली उसके बाद पोस्ट रीडिंग डिस्कशन, जो करके चुका है उसके बाद जो पढ़ा है उसका डिस्कशन एंड उसको एनालाइज करना, ताकि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करी जा सके। ठीक है, जो भी उसने पढ़ा है उसको एनकरेज करा जा सके। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द स्टोरीज और कैरेक्टर। बच्चों को एनकरेज करना जिससे वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स, रिगार्डिंग द स्टोरी। ठीक है, सो एक्सप्रेस मतलब एनकरेज करना बच्चों को ताकि वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। फिर है इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। देखिए, आप जब भी पढ़ाते हैं ना, आपकी गोल होना चाहिए कि पढ़ाई इफेक्टिव हो और बच्चों को समझ में आए। तो आप कई सारे मल्टीमीडिया रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, इन सबको आप अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चों के लिए वो लेक्चर एंगेजिंग हो और इंटरेक्टिव हो। सो अगेन अप्रोप्रिएट टेक्स्ट चूज करना स्टूडेंट्स की एज, इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके अलावा प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना, उसके अलावा आप उनको गाइड करोगे, पोस्ट रीडिंग डिस्कशन, ये सब आपका मेथोडोलॉजीज के अंदर आता है, किसकी, प्रोज की टीचिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीचिंग पोएट्री। तो अब पोएट्री पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, किसी भी बच्चे के मन में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाना कि पोएट्री क्या है, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, पोएट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, टेक्निक्स क्या क्या होती हैं पोएट्री की, ये सारी चीज़ें बच्चे को समझाना। बच्चे की क्रिएटिविटी को और खुद को एक्सप्रेस कर सके, ये चीज़ बच्चे के अंदर एनहांस करना। मतलब आप पोएट्री राइटिंग के थ्रू बच्चे की क्रिएटिविटी को बाहर लाएंगे और सेल्फ एक्सप्रेशन, जिससे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं पोएट्री में ना, मेटाफर्स यूज होते हैं, बहुत सारे सिंबॉलिज्म यूज होते हैं, मतलब जो वर्ड यूज हो रहा होता है वो एक्चुअल वर्ड का मीनिंग नहीं होता, उसके पीछे कोई मीनिंग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स और चीज़ें यूज होती हैं, तो वो एक्सप्लोर करना पोएट्री में और बच्चे को वो आए। एंड ओरल फ्लुएंसी लाना, किसके थ्रू, रेसिटेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी बच्चा जब परफॉर्म करेगा तो वो पोएम बोल भी पाए।
उसके बोलने में फ्लुएंसी आए, ये हमारा फोकस होता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोएट्री। नाउ मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप बच्चों को बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में पढ़ाओगे कि बेटा ये देखो ये एक तरह की पोएट्री है, हाइकूज, फ्री वर्स, ये सब अलग अलग टाइप की पोएट्री हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ताकि बच्चों को पता हो कि पोएट्री किस किस तरह की होती है। ठीक है, फिर आप पोएम को एनालाइज करोगे। जैसे अगर आपको याद होगा एक पोएम थी, आई थिंक 9th या 10th में थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर करके थी, बहुत ही अमेजिंग पोएम थी इंग्लिश में। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई थी, मतलब आपके ना डिवाइसेस यूज़ होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस, मतलब वो यहाँ पे वो वर्ड लिखा है बट उसका मतलब कुछ है, उसको किसी और चीज़ के साथ कंपेयर किया है। तो पोएम्स को एनालाइज करना बच्चों के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि पोएटिक क्या क्या चीज़ें हैं, डिवाइसेस क्या है, मेटाफर क्या है, ये सब चीज़ें बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पोएम में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपनी खुद की पोएम लिखें और फॉलोइंग स्पेसिफिक फॉर्म्स और फ्री वर्ड्स, मतलब वो या तो स्पेसिफिक फॉर्म को फॉलो करें या फ्री वर्ड्स, जो उनका मन है, मतलब उस चीज़ को वो कोशिश करें करने की। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पोएट्री रिसिटल्स और ओपन माइक सेशन वेयर स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म देयर पोएम। आप स्कूल में या फिर ऐसी जगहों पे ओपन माइक पोएम सेशंस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चा आके पोएम बोलता है। इसमें क्या होता है, सपोज 5 से 10 कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो बच्चे कई बार रैंडमली भी आ जाते हैं, जब उनको दूसरों को देख के मन करता है ना, उनको थोड़ा पुश मिलता है, तो इस तरह के आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें बच्चा ऐसे ना प्रेशर ना ले कि मुझे तैयारी करके ही आनी है, बट अगर उसको लग रहा है तो वो आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, क्लासरूम में एक पोएट्री कॉर्नर आप बना सकते हैं, या फिर स्कूल लाइब्रेरी में, जिसमें आप बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि बच्चा वो सब भी सीखे। Discussing the historical and cultural context of famous poems to deepen student understanding of poetry impact। यानी अगर पास्ट में कोई ऐसी पोएम्स लिखी गई हैं, ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, तो बच्चों के साथ उसको डिस्कस करा जाए, ताकि उनको पता चले कि जब वो लिखा गया था तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों लिखा गया था, क्या रीज़न था, ये सब चीज़ एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस टीचिंग कंपोजिशन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग का जो टीचिंग कंपोजिशन होता है, या कंपोजिशन हम बच्चों को लिखवाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम बच्चे की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, सारी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए राइटिंग को पढ़ाया जाता है, कंपोजिशन बेसिकली। टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडिया लॉजिकली एंड कोहेरेंटली। जब आप कुछ लिखते हो ना, तो आप अपने आइडियाज़ को पेपर पे लिखते हो, अब उन आइडियाज़ को ऐसे रैंडमली लिखने की जगह एक पैटर्न में मतलब लिखवाना, ये सब हमारा पॉसिबल होता है कंपोजिशन की वजह से। ठीक है, टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन राइटिंग, आप क्रिएटिविटी को और ओरिजिनलिटी को एनकरेज करोगे लिखने में। एंड टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सबको आप क्या करोगे, मतलब यू आर गोइंग टू कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पेपर पे लिख दिया, आपका माइंड भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, आपकी थिंकिंग, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब वहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में। टीचिंग द राइटिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। जो टीचिंग का मतलब राइटिंग का प्रोसेस होता है ना, वो एक ऐसा नहीं होता कि आपने लिखा और हो गया। मतलब आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो आप उसके पहले आइडिया को गैदर करते हो कि ये आइडियाज़ हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं, फिर उसको ड्राफ्ट बनाते हो, फिर उसको रिवाइज करते हो, उसमें मिस्टेक्स देखते हो, फिर उसकी एडिटिंग करते हो, एंड फाइनली वो पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से कोई चीज़ लिखी जाती है। आप उन्हें राइटिंग प्रॉम्प्ट्स या एक्सरसाइज देंगे ताकि उनकी क्रिएटिविटी एनहांस हो, टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड उन बच्चों को स्टार्ट करने में हेल्प मिले। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप उन्हें रेगुलर फीडबैक देंगे एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब उनको फ़ायदा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाए या बहुत तारीफ़ कर दो आप उनकी कि बच्चे को लगे कि मेरे को ही सब कुछ आता है। बहुत बैलेंस वे में आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो कि बेटा ये ऐसा करना है, इस तरह से आपको हैंडल करना है। ठीक है, कई सारे राइटिंग स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाना कि देखो लिखने के भी तरीके होते हैं, जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा, नैरेटिव्स आपने किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, आपने ऐसे लिखे, तो बच्चे का जो लिखने का जो पूरा पॉइंट होता है ना, वो अच्छा हो जाता है उससे। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या वे ऑफ राइटिंग है। यूजिंग पीयर रिव्यू एंड कोलैबोरेटिव राइटिंग एक्टिविटीज टू फॉस्टर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स।
आप बच्चों को ना आपस में भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि बेटा आपका दोस्त आपकी पोएम को चेक करेगा, आप अपने दोस्त के बारे मतलब अपने दोस्त की पोएम चेक करोगे या लिखोगे, मतलब कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज भी दे सकते हैं, आप दोनों मिलके कुछ बनाएं। तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे एंड टीम वर्क वाली चीज भी आएगी, प्लस राइटिंग तो इंप्रूव हो ही रही है। एंड कई जगह पे आप इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिससे बच्चे का, जैसे कई सारी चीजें आजकल ग्रामरली वगैरह आता है कि ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो ठीक हो जाए, तो ये सब चीजें बच्चों को जो एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर सकती हैं। तो ये सब चीजें आजकल सिखाना जरूरी है, बिकॉज पहले नहीं फर्क पड़ता था, पहले तो ये सब होता भी नहीं था, बट अब है। तो 100 लोग यूज करेंगे, एक बच्चा यूज नहीं कर रहा है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ग्रामर टीच करना ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सॉरी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। सबसे पहले बच्चे को बहुत जरूरी है ग्रामर रूल्स के बारे में बताना और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना। उस बच्चे के अंदर एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना रिगार्डिंग द ग्रामर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, और एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना कि जो बच्चा बोल रहा है वो कितना सही बोल रहा है, एक्यूरेटली बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एक्यूरेसी है कि नहीं है उसके बोलने और लिखने में, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप ग्रामर पे वर्क करते हो ना, तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते तो हैं बट उनके ग्रामर बहुत गलत होती है, तो वो अगर काम ठीक हो जाएगा तो उनका बोलना अपने आप ही सही हो जाएगा, है ना। प्लस उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं सही तो बोलता ही हूँ क्योंकि मेरी ग्रामर सही है। To enable students to identify and correct grammatical error in their own writing and speech. आप क्या करोगे, आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे और कोई भी ग्रामेटिकल एरर है उसको करेक्ट करने के लिए कहेंगे अपनी राइटिंग में और स्पीच में, ठीक है। सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग ग्रामर, मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्या तरीका होता है। बेसिकली आप ग्रामर कंसेप्ट्स को उनको एक्चुअल टेक्स्ट जो होते हैं उसके थ्रू या कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप उनको ग्रामर पढ़ा सकते हैं कि बेटा बताओ मैंने आपसे ये पूछा तो आपका रिप्लाई क्या होगा। तो बच्चे को ग्रामर के रूल्स उसके थ्रू पता चलेंगे। कई सारे गेम्स, पजल, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज यूज होती हैं जिससे जो ग्रामर है ना वो बहुत फन वे में लर्न करी जा सकती है, ठीक है। क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, बच्चे को ग्रामर रूल्स शुरू से क्लियर करना। लाइक आप शुरू से अगर बच्चे को बताओगे कि पास्ट में हम आई के साथ वॉज लगाते हैं, आई के साथ वर नहीं लगता, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसको याद रहेगा, है ना। तो आप उसको क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताओगे कि भाई मतलब क्या एक्सप्लेनेशंस दोगे, सॉरी नॉट एक्सपेक्टेशंस, कि क्या आप सही चीजें हैं, क्या रूल है, किस तरह से उसको फॉलो करना है। एंड बच्चों को कहोगे कि बेटा आपको अपने जो रूल्स हैं, मतलब जो ग्रामर है उसको अपनी राइटिंग और स्पीच में इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर बच्चा गलत करता है तो ये नहीं कि उसकी इंसल्ट करें, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्टिव मैनर में आप उसकी गलतियां ठीक कीजिए कि बेटा यहाँ पे आपसे ये गलती हुई है, ये ठीक करना है। एंड रियल लाइफ सिनेरियोज एंड रोल प्लेइंग प्रैक्टिसेस देखिए, क्लासरूम में आपने उन्हें जो चैप्टर है उसके अलग अलग रोल दिए जिससे वो लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर को, या फिर अपने आप ही कोई कॉन्वर्सेशन बिल्ड करेंगे अपनी ग्रामर की। सो ये सब चीजें से ना बच्चे की जो ग्रामर है वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। सो दिस वॉज द टॉपिक, टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन एंड ग्रामर, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है ये, इसकी सारी वीडियोस आपको पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो चीज़ नहीं मिल रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बट अगर वीडियो समझ में आई है और हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक का, यू कैन डोनेट अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो से कुछ भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।